अस्सलाम वालेकुम। अब अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस बजट में इसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कहते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमने बजट बनाया 10,000 यूनिट का, तो अगर यूनिट 12,000 हो गई तो उन 2,000 यूनिट से हमारे ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी ये कितनी सेंसिटिविटी है, कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर हमने एस्टीमेट किया था कि कॉस्ट हमारी 10 लाख लगेगी, मटेरियल की कॉस्ट 10 लाख लगेगी। अगर मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 10 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 10,50,000 हो गई, तो इससे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अमाउंट तो नहीं दी होती सेंसिटिविटी एनालिसिस में, हमें वो परसेंटेज देता है कि इतने परसेंट कॉस्ट बढ़ गई, इतने परसेंट सेल्स डिक्रीज़ हो गई, इतने परसेंट आपका जो मटेरियल की प्राइस है वो बढ़ गई। तो इन चीज़ों से ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही सेंसिटिविटी एनालिसिस है और इसी को हम व्हाट इफ़ एनालिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि मोस्ट बजट्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी एज वी आर अनेबल टू परफेक्टली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप बजट बनाएंगे ना, आपने जैसे 1 लाख यूनिट का बजट बना लिया कि हमारी 1 लाख यूनिट सेल होंगी, तो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 1 लाख से कम भी हो सकती हैं। ये श्योरिटी नहीं है कि वाक़यातन 1 लाख यूनिट सेल होंगी, इसलिए वो कहता है कि बजट हमेशा सेंसिटिव होता है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। सर्टन नहीं होते, आपको 100% कोई भी चीज़ नहीं पता होती। The majority of cost and revenues or input values put in the budget are estimates। यानी बजट जो आपने बनाया है वो एक एस्टीमेट है, वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ज़ाहिर बात है कि जब आपने प्रिडिक्शन की है तो प्रिडिक्शन तो एस्टीमेट की ही होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो तब होगी ना जब आपका एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि असल में वैल्यू थी क्या। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ वो कह रहा है कि दीज कॉस्ट्स यहाँ पे 1 मिनट ठहरे ज़रा। यहाँ से दीज कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज़ आर यूज टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट फिगर फॉर द बिजनेस, यानी आउटपुट वैल्यू। कि आपने जो एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेटेड रेवेन्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली, एस्टीमेटेड कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, उससे आपका एक एस्टीमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि आपने हर चीज़ का एस्टीमेट लगा लिया, तो जब आप सारी चीज़ों का एस्टीमेट लगा लेंगे तो आपकी एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आगे वो ये कहता है कि दीज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ आर यूज्ड। अच्छा, दिस प्रॉफिट फिगर मे बी मैथमेटिकली एक्यूरेट बट द लेवल ऑफ एक्यूरेसी मे बी मिसलीडिंग। एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट का मतलब ये होगा कि आपने ये प्रेडिक्ट किया, आपने ये बजट बनाया कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो महीने का 5 लाख होगा। तो एक्यूरेट का मतलब है कि ठीक है, वो नियर बाय 5 लाख होगा, वो 4,90,000 हो सकता है, 4,70,000 हो सकता है, 5,20,000 हो सकता है। तो वो नियर टू एक्यूरेट तो हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो आप उसको 100% एक्यूरेट अगर समझ लें तो वो मिसलीड करता है, आपको मिसगाइड करता है और आप बाद में किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए आपने पहले ही उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेना है और पहले ही ये अंदाज़ा लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि ये एस्टीमेट एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई फ्लक्चुएशन ज़रूर आएगी। तो वो फ्लक्चुएशन किस तरह आएगी, कितनी आएगी, इसका आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, एस्टीमेट लगा लेंगे और एस्टीमेट लगाने के बाद आप उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कोशिश करेंगे कि एडजस्ट कर लें। आपको पहले से पता हो कि फ्लक्चुएशन कितनी आएगी उसमें।
Most budgets are quite complex, involving a large number of input. What if analysis is a technique whereby each of the input can be changed both individually and in combination to see the effect on the final results. ये तो खैर इसको छोड़ दें। यहाँ पे जो कह रहे हैं ना वो an example of what if analysis, an example of basic what if analysis would be flexing a budget to see how changes in activity level affect the cost। अब flexing the budget भी आपको पता होना चाहिए कि flexing the budget होता क्या है। दरअसल flexing the budget से मुराद ये होती है कि आप बजट जो बनाएंगे ना 10,000 यूनिट का आपका प्राइमरी बजट है, लेकिन आप सिर्फ 10,000 यूनिट्स का बजट नहीं बनाएंगे, आप 11,000 का भी बना लेंगे, आप 9,000 का भी बना लेंगे, मुख्तलिफ आप उसमें बजट बना सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिंग द बजट कहलाता है। What if analysis can be very detailed and the what if function on the spreadsheet package can be very यूज़फुल। यानी वो कहता है कि what if analysis के लिए हम एक्सेल की शीट को यूज़ करते हैं, वो थ्योरी में ही बस बताया। सिनेरियो प्लानिंग, Scenario planning or scenario thinking is a strategic planning tool used to make flexible long-term plans. It is strategic planning method that some organizations use to make flexible long-term plans. इसको छोड़ दें, ये पेपर में कोई नहीं पूछता कि इसको आप इसका आंसर वगैरह पेपर में नहीं लेता। स्टेप्स ऑफ सिनेरियो प्लानिंग ये भी इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बजटरी कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर बाय मैनेजमेंट टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल का मतलब है कि आपने बजट सेट किया कि आपका कॉस्ट 5 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट 5 लाख से बढ़ेगी तो अब आप कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि आपकी कॉस्ट 5 लाख ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया ना वो अचीव हो सके। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टैब्लिश अ मिशन, यहाँ से एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टैब्लिश अ मिशन, द ओवरऑल रीज़न फॉर इट एग्जिस्टेंस एंड सेट ऑब्जेक्टिव। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं और ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है तो वो पहले अपना एक मिशन सेट करती है। मिशन सेट करने का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में वो क्या अचीव करना चाहती है, ये चीज़ वो अपने लाजमी डिसाइड करेगी और उस मिशन को अचीव करने के लिए फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी जो उसको उस मिशन को अचीव करने में मदद करेंगे। तो ये जो मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट करना है ये बहुत ज़रूरी है। A plan should then be formulated which will it followed result in these objective being achieved. A budget is then prepared expressing the plan in money terms। हमने पहले ये डिस्कस किया कि बजट असल में जो आपका प्लान होता है ना उसी का जब उसको मनी टर्म में लिख लेते हैं तो वो आपका बजट बन जाता है। तो गिविंग योर डेफिनेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल साइकिल नीचे यहाँ पे लिखा है उसने। सबसे पहले आपने एक बजट बनाया, बजट पे एग्री कर लिया कि हमारे एक्सपेंस इतने होंगे, रेवेन्यू इतना होगा, कॉस्ट इतनी होगी, सारे तरह के एक्सपेंसेस को आप उस पर एग्री कर लेंगे। एग्री करने का मतलब ये होता है कि आप मैनेजमेंट आपकी उस पर एग्री कर लेगी और उसको एक्सेप्ट कर लेगी। फिर आप एक्चुअली एक्सपेंडिचर को इनकर करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो बजटेड एक्सपेंडिचर के बराबर है या उससे ज़्यादा या कम है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल और बजटेड एक्सपेंडिचर का, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल एनालाइज्ड, इसको वेरिएंस कहते हैं। तो वेरिएंस का आगे चैप्टर आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। जब आपने वेरिएंस आइडेंटिफाई कर लिए तो रीज़न फॉर डिफरेंसेस सॉर्ट एंड ऑब्टेन्ड। अब आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वेरिएंस आया क्यों है। वेरिएंस आने की 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपने जो बजट बनाया था ओरिजिनली वो बजट ही सही नहीं था,
और दूसरी रीज़न ये है कि आपका बजट तो ठीक था लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपके जो कंट्रोल मेजर्स थे वो सही नहीं थे। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपका बजट सही नहीं था तो आप बजट को रिवाइज़ करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके ऑपरेशंस यानी काम करने का तरीकाकार सही नहीं था, फिर आप कंट्रोल मेजर करेंगे। तो बजट के बारे में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बजट को रिवाइज़ करते हैं या कंट्रोल मेजर। तो ये चीज़ें इसमें हैं वो, लेकिन रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही करेंगे। अब ये कंट्रोल दो तरह का होता है, एक होता है फीड बैक कंट्रोल और एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या है? फीडबैक इज़ द कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस विद a view to revising plan, budget or operation. The control action take place after the event. मतलब इसके कहने का ये है कि आपका जब साल पूरा गुजर जाता है, साल के शुरू में आपने बजट बनाया था, फिर पूरा साल गुजर गया, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का टोटल किया और उसको बजट के साथ कंपेयर किया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया, अब ये डिफरेंस जो कैलकुलेट किया ना आपने, ये फीडबैक है। वेरिएंस एनालिसिस फीडबैक कंट्रोल है। अब आप करेक्टिव एक्शन पिछले गुजरे हुए साल के बारे में नहीं ले सकते, लेकिन आप आने वाले साल में कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स अपनी कर लेंगे। बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर टिपिकली फीडबैक सिस्टम्स। एन एक्सपेंडिचर बजट इज सेट, अ कंपैरिजन इज मेड विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड। यानी बजट पीरियड जब गुजर जाएगा, एंड हो जाएगा, तब आप उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को बजटेड रिजल्ट्स के साथ, और उनका डिफरेंस जो होगा वेरिएंस, ये फीडबैक कंट्रोल है। इफ़ दिस शोज दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स बजट, then it is not possible to take control action to prevent these overspending as these it has already been incurred. आप पैसा तो लगा चुके हैं, अब वो ज़्यादा लगा या कम लगा, आप उसको सही तो नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है कि फीडबैक कंट्रोल में आप करेक्टिव एक्शन गुजरे हुए साल के बारे में नहीं ले सकते। फीडबैक कंट्रोल और ऑफ लिमिटेड यूज बिकॉज दे ऑपरेट टू लेट इन द कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ इंपॉर्टेंट देयर फॉर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ इन प्लेस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है? प्लानिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। यानी आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि आपके आने वाले साल में एक्सपेंसेस, आपने बजट तो बना लिया, लेकिन इस बजट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है। उस फ्लक्चुएशन को पहले से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आने वाले साल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आएगा। जैसे वो कहते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज़ कैश बजटिंग विच विल वार्न मैनेजमेंट इफ़ अ मेजर कैश सरप्लस और डेफिसिट इज़ एक्सपेक्टेड। यानी कैश का बजट आपने बना लिया, आने वाले साल में कितना कैश आपको रिसीव होगा और कितना कैश आप पे करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपको कैश शॉर्टेज होगी, तो आप अपनी मैनेजमेंट को पहले से वार्निंग दे देंगे कि आने वाले साल में हमें कैश शॉर्टेज होगी, तो उस कैश शॉर्टेज को पूरा करने का अरेंजमेंट कर लिया जाए। तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। प्रॉब्लम आने से पहले ही आपने उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया और उसको बता दिया मैनेजमेंट को। द एसेंशियल फीचर ऑफ एन बजटरी कंट्रोल सिस्टम, एनी बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग बजट यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स with actual result. The difference between these figure is usually referred to as variance। जैसे पहले बताया, वेरिएंस दो तरह का हो सकता है। एडवर्स वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस से आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है, और फेवरेबल वेरिएंस, इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्या होते हैं, ये आगे हम वेरिएंस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर एक उसने बताया फिक्स बजट और फ्लैक्सिबल बजट। ये डेफिनेशन है, एमसीक्यू पूछ सकता है इसमें से। फिक्स बजट इज़ अ बजट प्रोड्यूस्ड फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी आपने 10,000 यूनिट का बजट बना लिया, बस दैट एक ही बजट है, ये फिक्स बजट है। फिक्स बजट विल रिमेन द सेम नो मैटर द वॉल्यूम ऑफ सेल और प्रोडक्शन। अ फिक्स बजट इज़ नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंट्रोल। It is predominantly used in planning stage of budget preparation and is often referred to as the original budget। फिक्स बजट प्रैक्टिकली हम फिक्स बजट नहीं बनाते, हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, लेकिन हम फिक्स बजट जो पहला बजट बनाते हैं उसको हम फिक्स बजट या ओरिजिनल बजट कहते हैं। फिर एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट है कि आपने एक बजट बनाया 10,000 यूनिट के लिए, एक बनाया 11,000 के लिए, एक बनाया 9,000 के लिए। तो 10,000 से 11,000, 11 और 10,000 से 9,000 जो ऊपर नीचे हुआ, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट में कितना फ़र्क आया वो आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू वो कवर हो जाता है।
अच्छा, a flexible budget is one which by recognizing cost behavior pattern is designed to change a volume of activity. मतलब आपने 10,000 का भी बनाया, 9,000 की भी बनाया, 11,000 का भी बनाया, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है उसको आपने कंसिडर किया। अच्छा, a flexible budget should represent what the cost and revenues were expected to be at different activity levels. It is particularly useful for control as the original fixed budget can be flexed to show the cost. अब ये फ्लेक्स बजट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जब वेरिएंस कैलकुलेशन करेंगे ना वहाँ पे भी फ्लेक्स बजट आएगा। ये उसने बता दिया एग्जाम्पल में, कहता है फिक्स बजट यानी ओरिजिनल बजट बनाया था आपने 1000 यूनिट्स का और एक बनाया था 1300 का। एक्चुअल रिजल्ट 1200 आए और 1250 आए। अब सेल रेवेन्यू की बात कर रहा है, कहता है कि आप बजटेड सेल रेवेन्यू आपका 10,000 था, एक्चुअल 11,500 है। जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एक्चुअल रेवेन्यू अगर आपका बजटेड रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो आपका फेवरेबल होगा। फेवरेबल इसलिए होगा कि रेवेन्यू बढ़ गया, जब बढ़ गया तो फेवरेबल हो गया। लेबर कॉस्ट 2600 थी बजट में, एक्चुअल कॉस्ट 2125 है। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी कम हो गई। एक्चुअल कॉस्ट कम हो गई का मतलब भी ये हुआ कि आपका वेरिएंस फेवरेबल है। फिर मटेरियल कॉस्ट 1300 थी, वो 10,040 होगी, वो भी फेवरेबल है। ओवरहेड आपने एस्टिमेट किया था यानी बजट बनाया था 1950, लेकिन ओवरहेड एक्चुअली आपके 2200 लग गए, तो 250 एडवर्स इसलिए हो गया कि आपकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट जब भी बढ़ती है, एक्चुअल कॉस्ट अगर आपकी बजटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो तो उससे आपका फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस आता है। ओवरऑल प्रॉफिट में वो कहता है कि आपका बजटेड प्रॉफिट 4150 था, एक्चुअल प्रॉफिट 6135 है, इसका मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो ये फेवरेबल है। The fixed budget shown above is not particularly useful because we are not really comparing like with like. कहने का मतलब ये है कि बजट है हमारा 1000 यूनिट का, एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं 1200। जब हम 1000 के रिज़ल्ट को यानी 1000 के बजट को 1200 के एक्चुअल रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अनफेयर है। हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि हम पहले बजट को भी रिवाइज़ करेंगे। यानी बजट जो हमने बनाया हुआ ना 1000 यूनिट्स का, तो हम बजट को भी पहले रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ बजट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिज़ल्ट्स के साथ। यानी बजट को भी पहले हम 1200 पे कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसको न्यूमेरिकल में। ये आगे कहानी उसने यही बात लिखी हुई है कि हमारा बजट 1000 यूनिट का था, तो जब हम उसको 1200 यूनिट के एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो ये अनफेयर है, ये गलत है। तो हमें ये चाहिए कि हम पहले बजट को भी रिवाइज़ कर लें। फिर की पॉइंट्स टू नोट कहता है कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इसमें कि फिक्स बजट इज सेट एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड based on estimated production. This is the original budget at set time. At the same time flexible budget may be produced at a range of activities. ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम फ्लेक्सिबल बजट बनाएं। Actual result are compared with the relevant section flexible budget that which correspond to actual level. This is called to variance. वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन दी हुई है कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाएं। Y Limited manufactures one product and when operating at 100% activity level or 100% capacity can produce 5000 unit per period, but the last few period has been operating below capacity. Below is a flexible budget. एक बनाया उसने 3500 यूनिट का, एक बनाया 4000 का, एक बनाया 4500 का। सबकी डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट भी दी हुई है, लेबर कॉस्ट भी, प्रोडक्शन ओवरहेड में, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
84,000 टोटल कॉस्ट है अगर आपकी यूनिट 3500 हो, 91,000 कॉस्ट है अगर आपकी यूनिट 44,000 हो, और 4500 यूनिट अगर होंगी तो टोटल कॉस्ट 98,000 हो जाएगी। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन द इवेंट द लास्ट पीरियड टर्नड आउट टू इवन वर्स। अब कहता है कि लास्ट पीरियड जो था ना पिछले 3 सालों का 3500, 4000, 4500 था, लेकिन जो रीसेंट ईयर है उसमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ कहता है रीसेंट ईयर में आपकी सिर्फ 2500 यूनिट बनी। उस 2500 यूनिट पे आपने 4500 मटेरियल कॉस्ट लगाई, 22, ये एक्चुअल, ये सारा जो ये दिया हुआ है ना ये एक्चुअल रिज़ल्ट है। अब इस एक्चुअल रिज़ल्ट को आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? आपके पास बजट तो है ही नहीं, आगे कुछ फर्दर डिटेल देगा, उसको हम देख लेते हैं। फर्दर डिटेल उसने दी है कि यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अ फ्लेक्स बजट फॉर 2500 यूनिट्स। फ्लेक्स बजट कैसे बनाएंगे? पहले तो हमें बजट पता होना चाहिए ना कि बजट है क्या। बजट बनाया हुआ है 3500 यूनिट का, 4000 का और 4500 का। एक्चुअल रिजल्ट है 2500 यूनिट। हमें फ्लेक्स बजट करना पड़ेगा। हम 4000 वाले को ले लें, 3500 वाले को ले लें या 4500 वाले को ले लें, उससे हम फ्लेक्स बजट बनाएंगे। कहता है फ्लेक्स बजट कैसे बनाएंगे? हमने सबसे पहले वापस ऊपर चलते हैं। अगर आप देखो तो आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 9000 है। नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं? 3500, 4000 और 4500। इसका मतलब हुआ पर यूनिट जो मटेरियल कॉस्ट है ना वो 2 है। 3500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7000 आ गया, 4000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8000 आ गया, 4500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 आ गया। इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वो $2 है। अब हम जब 2500 यूनिट का बजट बनाएंगे तो 2500 यूनिट का जो मटेरियल का बजट बनेगा ना वो 2500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे उसने भी किया। नीचे आ जाए वापस, उसने क्या किया है यहाँ पे 2500 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 5000। ये बजटेड कॉस्ट है मटेरियल की। इसी तरह अगर आप लेबर की कॉस्ट को देखें, ऊपर जो डिटेल दी हुई है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे 28,000 है, यहाँ पे 32,000 है, यहाँ पे 36,000 है। यूनिट 3500, 4000 और 4500 हैं। ऑन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें तो 28,000 को 3500 पे तकसीम करें, 32,000 को 4000 पे तकसीम करें, 36,000 को 4500 पे तकसीम करें। अब अगर 32,000 को 4000 पे तकसीम करें ना तो आपकी पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाती है 8। 28,000 को 3500 पे डिवाइड करें तो भी आपकी पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाती है 8। 36,000 को 4500 पे डिवाइड करें तब भी आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट आ जाती है लेबर की वो 8 आ जाती है। इसी तरह ओवरहेड कैलकुलेट कर लें। ओवरहेड क्या है? ओवरहेड आपके 34,000 हैं, 36,000 हैं और 38,000। तो इनकी भी कैलकुलेशन करें तो ओवरहेड पर यूनिट बनता है 9। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी फिक्स है। हमें कैसे पता चला फिक्स है? कि वो 3500 पे भी 15,000 है, 4000 पे भी 15,000 है, 4500 पे भी 15,000 है। अब ये रेट आपने याद रखने हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का रेट है 2 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर का रेट है 8 पर यूनिट और प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट है 9 पर यूनिट। ये 3 रेट अगर आपको और जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और वो हैं वो फिक्स है, उनका रेट नहीं है। अब अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसने जो कैलकुलेशन की है कि मटेरियल की कैलकुलेशन 2500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लेबर के लिए 2500 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड 2500 को वो 9 से मल्टीप्लाई कर देगा, या उसके लिए वर्किंग कर ली उसने, वर्किंग 3। नीचे चलते हैं वर्किंग 3 पे। इसकी थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है कि ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसमें फ़िक्स भी है, वेरिएबल भी है। तो वो कैलकुलेशन करेंगे हाई लो मेथड के ज़रिए। हाई लो मेथड आपने पढ़ा हुआ है और उस हाई लो मेथड को यूज़ करके उसने कैलकुलेट कर लिया 30,000। और जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस हैं वो आपने देखा यहाँ पे भी 15,000 लिए, क्योंकि ऊपर तीनों जगह 15,000 थे। इसका मतलब ये होगा कि वो फ़िक्स है। अब 2500 यूनिट का जो बजट है ना वो 70,000 है ये, लेकिन 2500 यूनिट पे एक्चुअल कॉस्ट आपने कितनी लगाई है? एक्चुअल कॉस्ट आपने लगाई है 71,000। इसका मतलब है आपकी कॉस्ट 1000 एडवर्स है, वेरिएंस 1000 एडवर्स है।
लेकिन ये सब चीज़ों में एडवर्स नहीं है, टोटल एडवर्स है। मटेरियल का अलग कैलकुलेट करें, लेबर का अलग कैलकुलेट करें, ओवरहेड का अलग कैलकुलेट करें, तो वो ये आया। मटेरियल बजट के मुताबिक 5,000 लगना चाहिए, एक्चुअली 4500 लगाया तो 500 फेवरेबल है। डायरेक्ट लेबर बजट के मुताबिक 20,000 लगनी चाहिए, एक्चुअली 22,000 लगी, 2,000 एडवर्स है। प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 लगने चाहिए, एक्चुअली 28,000 लगे, 2,000 फेवरेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजटेड 15,000 है, एक्चुअली 16,500 है, तो 1,500 एडवर्स है। दोनों एडवर्स को ऐड करें तो वो बनता है 3,500, और दोनों फेवरेबल को ऐड करें तो वो बनता है सॉरी, दोनों एडवर्स को ऐड करें तो वो 3,500, दोनों फेवरेबल को ऐड करें तो वो 2,500। तो इसका मतलब है एडवर्स ज़्यादा है, फेवरेबल कम है, एडवर्स फेवरेबल से 1,000 ज़्यादा है। तो वो ओवरऑल हमारी 70,000 कॉस्ट थी बजटेड, एक्चुअली लगाई 71,000, तो 1,000 एडवर्स आ गया, क्योंकि हमने एक्चुअल कॉस्ट बजट से 1,000 ज़्यादा लगाई है। तो जब कॉस्ट ज़्यादा लगाते हैं तो वेरिएंस एडवर्स आएगा। वेरिएंस वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, बजट आपको दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स का, एक्चुअल रिज़ल्ट है 17,600। इस पूरे बजट को 17,600 के मुताबिक रिवाइज़ करेंगे और फिर उसको 17,600 के इन एक्चुअल रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। ये कैलकुलेट करें, आप जो समझ नहीं आती वो डिस्कस करें या क्वेश्चन भेजेंगे मुझे, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये 4 तरह के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं और हर एक की परफॉर्मेंस, कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस कॉस्ट की बेस पे मेजर होती है, रेवेन्यू सेंटर की परफॉर्मेंस रेवेन्यू की बेस पे मेजर होती है, प्रॉफिट सेंटर की परफॉर्मेंस और उसका भी आपको पता है, MA2 में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आइडेंटिफाई कॉस्ट विद रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप रीडिंग वाली चीज़ है। एलोकेशन ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, non-manufacturing costs present their own specific problem of budgetary control. Such costs are unlikely to vary. Non-manufacturing costs होती हैं ना, वो फिक्स होती हैं। Unlikely to vary का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेंगी। ये जो उसने लिखा है unlikely to vary, इसका मतलब है कि वो चेंज नहीं होगी with the level of production activity, but they may be represent a significant proportion of total cost. Therefore, specific budgetary control technique must be developed to deal with such costs. These costs would include such areas as research and development, administration and finance, marketing and distribution. Since the costs are not related to production activities, some alternative activities must be identified. Possible example would be marketing cost per sale order. हमने ऊपर जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया था तो उसमें हमने जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, सेटअप कॉस्ट थी, हर एक के लिए अलग अलग हमने बेस फाइंड की थी। तो ये वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ रेफ़र कर रहा है। तो वो ये कहता है कि आप हर एक के लिए अलग अलग बेस बनाएं और उस पर फाइंड। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि एक आपका सेल्स मैनेजर है, वो 2 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। 2 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से कि वो प्रोडक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल है और वो सेल का भी रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक ही बंदे पे होगी तो अब आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? ये एक प्रॉब्लम आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। इसलिए वो कहता है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट मतलब जिनको सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये एक चीज़ भी हम जहन में रखेंगे। जैसे यहाँ कहता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरोल कॉस्ट में बी शेयर्ड बिटवीन पर्सनल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो 2 बंदे एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो किसकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी? ये फिर कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इफ़ मैनेजर कंट्रोल क्वांटिटी एंड प्राइस, द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यानी एक मैनेजर है वो क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, इस बात को भी कंट्रोल कर रहा है, और इस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। तो अगर एक मैनेजर इस तरह का है तो जितना भी वेरिएंस आएगा ना कॉस्ट का, वो सारा उसी के सर पे डाला जाएगा।
इफ़ मैनेजर, बी पार्ट में कहता है इफ़ मैनेजर कंट्रोल क्वांटिटी बट नॉट प्राइस, तो मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजेज वेरिएंस। वो वेरिएंस आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि यूजेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस वगैरह क्या होते हैं। इफ़ मैनेजर कंट्रोल प्राइस बट नॉट क्वांटिटी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरिएंस। इफ़ मैनेजर कंट्रोल नीदर क्वांटिटी नॉर प्राइस, तो उसका वेरिएंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। फिर इसमें आखिरी उसने टॉपिक दिया कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। जो कॉस्ट इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट का टैक्स, बैंक का इंटरेस्ट रेट, ये ऐसी कॉस्ट्स हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर भी नहीं डाली जा सकती। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन विद इन द अथॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर। यानी एक बंदा अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो ऐसी कॉस्ट को तो कंट्रोल उसके उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाली जाएगी, लेकिन जिस कॉस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं होगी। कंट्रोलेबल कॉस्ट में कहता है रेंट इज़ कंट्रोलेबल। आप बड़ी बिल्डिंग ले रहे हैं, छोटी बिल्डिंग ले रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है, इसलिए रेंट का जो कॉस्ट हो ना उसका वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। बट इन द शॉर्ट टर्म रेंट इज़ अनकंट्रोलेबल इवन द सीनियर मैनेजर, ये खैर अलग बात है। देयर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब आप फ़ौरन से जज नहीं कर सकते, ये तो आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये आप देख लें इसको। ये आगे थ्योरी है, इसको आपने सिर्फ रीड करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो आप पूछ लें मेरे से। तो ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया। अगला चैप्टर जो है वो आपका रिलेट कर रहा है कैपिटल बजटिंग से। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपने वैसे तो पढ़ा हुआ है MA2 में या MA1 में NPV और IRR वगैरह, ये फार्मूलाज वैसे तो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा एडवांस लेवल के हैं। इसलिए ये टॉपिक उस टॉपिक से जो कि आपने MA1 या MA2 में पढ़ा है 50% उस जैसा ही है या इवन 70% उस जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चीज़ें जो है ना वो एडवांस्ड हैं, डिटेल्ड हैं। तो इन चीज़ों को हम फिर सेपरेट डिस्कस करेंगे।